स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी और उसमें आज की इस कक्षा में हम पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं और विश्व के कुछ प्रमुख विद्वान हुए हैं उन विद्वानों की परिभाषाओं को देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते। तो चलिए शुरू करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र को। हम पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर, बीए पार्ट फर्स्ट, फिजिकल ज्योग्राफी। और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। हिंदी में भी लिख देते हैं। देखिए, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे और तमाम अजैविक चीजें पाई जाती है। ये सभी चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती है और एक दूसरे से प्रभावित होती है। तो प्रकृति में जैविक तत्व भी पाए जाते हैं, अजैविक तत्व भी पाए जाते हैं। दोनों तत्व एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब ये तत्व जहां पर पाए जाते हैं उस पूरे क्षेत्र को मिला करके पारिस्थितिकी तंत्र उसको कहा जाता है। बात समझ में आई होगी। पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है वो पारिस्थितिकी से बना है, जो इकोलॉजी शब्द अंग्रेजी में इसको कहते हैं। और इकोलॉजी की उत्पत्ति आइकोलॉजी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जीवों का वास स्थान या निवास स्थान। ये आपने प्रारंभिक कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। जितनी भी बार आप पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ेंगे आपको ये सारी चीजें वापस रिपीट करने को मिलेगी। तो प्रकृति में या पृथ्वी पर पाए जाने वाला वह स्थान जहां पर जैविक और अजैविक तत्व एक दूसरे से आपस में अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उस सारे तंत्र को, उस सारे सिस्टम को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। इस पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता होती है और इस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा भी होती है। तो किसी भी तंत्र, कोई भी सिस्टम हो चाहे वो, उसमें जब तक ऊर्जा नहीं होगी तब तक उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला वगैरह आपने पढ़ी होगी, वो भी पाई जाती है, जिसमें जीव जो होता है उसका एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता, ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को खत्म किया जा सकता है। ये ऊर्जा का लॉ कहता है, नियम कहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम पारिस्थितिकी जो इकोसिस्टम, इकोलॉजी शब्द है, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी। यह शब्द देखिए दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले जो दिया था वो दिया था हेकल नाम के विद्वान। कब दिया था गुरुजी? 1869 को। 1869 में हेकल नाम के, अर्नेस्ट हेकल था इसका नाम पूरा, इसने जो है 1869 में पारिस्थितिकी शब्द अपनी पुस्तक में लिखा था। वहां से पारिस्थितिकी का हमको पता चलता है। लेकिन जब इकोसिस्टम की बात आ जाती है, पारिस्थितिकी तंत्र की जहां पर बात आ जाती है, पारिस्थितिकी तंत्र की जहां पर बात आ जाती है, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो सबसे पहले दिया था वो दिया था एजी टांसले ने। किसने दिया था?
एजी टांसले ने दिया था और सबसे पहले इसने दिया था 1935 को। यानी कि कह सकते हैं कि इकोसिस्टम शब्द का जन्मदाता एजी टांसले को कहा जाता है और इकोलॉजी शब्द का जन्मदाता अर्नेस्ट हैकेल को कहा जाता है। परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था। सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा एजी टांसले। बच्चे देखते हैं यार एजी टांसले हमने पढ़ा था पारिस्थितिकी के संदर्भ में, तो यही हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र में आपको पहला ऑप्शन देगा अर्नेस्ट हैकेल, इसलिए ये कंफ्यूज करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कंफ्यूज नहीं होना, ये सब बातें हमारे क्लियर है। इकोलॉजी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, एक शब्द है आइकोलॉजी, इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है जीवों का वास स्थान, निवास स्थान। जीवों का वास स्थान या निवास स्थान इसका मतलब होता है। तो कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या होता है, एक ऐसा तंत्र जहां पर सभी जीव रहते हैं, वो जैविक जीव यानी कि पेड़ पौधे और पादप रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, और अजैविक तत्व भी वहां पर मौजूद रहते हैं। दोनों मिलकर के जो क्रिया करते हैं उस क्रिया के फलस्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा क्या दी है एजी टांसले ने। उन्हीं के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा को हम समझने की कोशिश करते हैं। एजी टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा, एजी टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक समूह होता है इसका निर्माण या रचना जैविक और अजैविक संगठकों से मिलकर होती है। इसका निर्माण जैविक और अजैविक संगठकों से मिलकर होता है और यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति में होता है। देखिए जो परिभाषाएं होती है हमको एज टू एज लिखनी होती है, जैसा कि किताब में लिखा हुआ है या जैसा कि उन्होंने लिखा है वैसा का वैसा ही हमको लिखना होता है। परिभाषाओं में हम कोई फेर बदल नहीं कर सकते। ठीक है, समस्थिति में होती है। और फिर लिखिए वास्तव में पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख भाग होते हैं। दो प्रमुख भाग होते हैं, एक तो
एक तो जीवीय पौधों और पशुओं का किसी विशेष स्थान पर समूह, किसी विशेष स्थान पर समूह, और दूसरा उनका निवास स्थान यानी कि हैबिटेट, उनके रहने का स्थान। तो ये परिभाषा दी है आपके एजी टांसले ने। क्या बोला है इन्होंने? पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक ऐसा समूह होता है जिसका निर्माण जैविक और अजैविक दोनों तत्वों से मिलकर बना होता है। यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति वाला होता है, यानी कि इसमें ज्यादा गतिशीलता नहीं पाई जाती है, एक विशेष स्थान पर होता है ये स्थिर समस्थिति, यानी कि स्थिति जो होती है समस्थिति होती है, स्थिर होती है। और वास्तव में पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक भाग में तो पौधों और जीवों का विशेष स्थान होता है जहां पर वो पाए जाते हैं, और दूसरा उनका निवेश स्थान जहां पर वो रहते हैं। तो इस प्रकार से परिभाषा दी है आपके एजी टांसले ने। इस परिभाषा को आप लिख लीजिए। फिर दूसरी परिभाषा हम देखेंगे एक और विद्वान के अनुसार। इसके बाद हमने एजी टांसले की परिभाषा देख ली। आर एल लिंडेमान एक विद्वान और हुए हैं, उनके अनुसार भी परिभाषा देख लेते हैं हम। आर एल लिंडेमान ने क्या कहा है, देखिए इन्होंने कहा है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसी भी परिमाण वाली स्थान समय इकाई के अंतर्गत, किसी भी परिमाण यानी कि कोई भी आप इकाई ले लीजिए जिसको नापा जा सकता है, परिमाण लिया जा सकता है उसका, उसके स्थान समय और इकाई के अंतर्गत उसका जो स्थान होता है और उसका जो टाइमिंग होती है पूरा समय, और एक क्षेत्र, इकाई मतलब एक क्षेत्र को लेंगे हम, के अंतर्गत भौतिक रासायनिक और जैविक क्रियाएं जो होती है, भौतिक क्रियाएं यानी कि प्रकृति से संबंधित जो भी क्रियाएं होगी, रासायनिक क्रियाएं यानी कि प्रकृति के अंतर्गत जो भी चीजें होती है, घोलीकरण, ऑक्सीकरण, ये सारी जो रासायनिक क्रियाएं होती है, और जैविक क्रियाएं जीव जंतु जो आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं वो क्रियाएं, और उनकी प्रतिक्रियाएं, क्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, एक्शन, फिर उसके बाद जो रिएक्शन होता है, उन सभी से निर्मित जो तंत्र होता है उसके लिए पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये परिभाषा जो दी है ये लिंडमान नामक विद्वान ने दी है। ठीक है, आर लिंडमान ये बहुत बड़े विद्वान हुए हैं पर्यावरण के संदर्भ में। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र की दो परिभाषाएं हमको पता चली है। एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र को भौतिक तंत्रों का एक समूह कहा है, और इसमें इसने जैविक तत्वों और अजैविक तत्वों दोनों को शामिल होना बताया है। और स्थिर समस्थिति के अंतर्गत दो प्रमुख भाग बताए हैं इन्होंने, एक तो जीवों का निवास स्थान और एक वह स्थान जहां वो क्रिया करते हैं। इसके अलावा आर एल लिंडमान ने क्या कहा है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग वहीं किया जाएगा जहां किसी परिमाण वाली स्थान समय इकाई के अंतर्गत भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं, उनकी प्रतिक्रियाओं से निर्मित जो तंत्र होता है उस तंत्र के लिए पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। लिख लीजिए इसको, नीचे वाली परिभाषा जो थी इसको भी आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए मिटा देते हैं इसको। उसके बाद कुछ और परिभाषाएं देखते हैं। हमने अब तक 2 परिभाषाएं देखी है, एजी टांसले के अनुसार और लिंडेमैन के अनुसार 2 परिभाषाएं देखी है। इसके अलावा कुछ और परिभाषाएं, क्योंकि ये विद्वान भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस वजह से परिभाषा पूछ ली जाती है कभी कभी। तो इनमें से जो भी आपको सरल लगती है परिभाषा, जो भी आपको आसान लगती है याद करने में, उस परिभाषा को आप याद कर सकते हैं और परीक्षा में आपको एज टू एज लिखना पड़ेगा इसको ऐसे कैसे, ठीक है। तो ये 4 परिभाषाएं मैं आपको लिखवा चुका हूं और इन चारों परिभाषाओं में से एक ना एक परिभाषा आपको परीक्षा में पूछ ली जाती है, ठीक है। ये आपके फिजिकल ज्योग्राफी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण चैप्टर है और साथ ही ये आपके पर्यावरण का एक पेपर जो आपके होगा फर्स्ट ईयर में, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। हालांकि पर्यावरण आपका ऑप्शनल पेपर होता है, उसमें आपको परेशानी वाली बात नहीं। तो फॉसबर्ग नाम के एक विद्वान है, फॉसबर्ग ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील और अंतरक्रिया वाला तंत्र होता है। कार्यशील तंत्र का मतलब यह है कि उसके अंतर्गत जो भी जितने भी जीव या अजीव शामिल है, जैविक और अजैविक तत्व शामिल है, वो सभी आपस में क्रिया करते रहते हैं। कार्यशील और अंतरक्रिया यानी कि उनमें आपस में अंतरक्रिया होती रहती है और इस अंतरक्रिया के फलस्वरूप ये एक संगठन है, एक संगठन एक या एक से अधिक जीवों का, किसका संगठन है, एक से अधिक जीवों का यह संगठन होता है और उनके प्रभावी पर्यावरण भौतिक और जैविक दोनों से इसका निर्माण होता है। यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इस पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण जैविक और अजैविक दोनों तत्वों से मिलकर के बना होता है और वो दोनों तत्व आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं। इस वजह से ये पारिस्थितिकी तंत्र एक क्रियाशील तंत्र होता है। यही बात इसमें लिखी हुई है। सभी विद्वानों ने इन्हीं बातों को अपने अपने तरीके से कहने की कोशिश की है। देखिए, विद्वान आते हैं अपने अपने तरीके से बात करते हैं, लेकिन बात वही होती है जो वास्तव में कही जाती है, ठीक। तो देख लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील और अंतरक्रिया वाला तंत्र होता है। एक संगठन या एक या अधिक जीवों का तथा उनके प्रभावी पर्यावरण भौतिक और जैविक दोनों से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। फिर इसके बाद ईपी ओडम, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है आपके विद्वान है पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में। इन्होंने क्या कहा है कि किसी भी समुदाय के जीवित जीव, किसी भी समुदाय के जीवित जीव और उसके अजैविक पर्यावरण, जीवित जीव यानी कि पादप या जीव जंतु या मनुष्य, और उसके अजैविक पर्यावरण यानी कि भौतिक पर्यावरण, मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, इनके बीच में जो एक दूसरे से अविभाज्य रूप से ये क्या होते हैं, संगठित होते हैं। क्या हमको मिट्टी से अलग किया जा सकता है? क्या पेड़ पौधों को मिट्टी से अलग किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो पेड़ पौधे का अस्तित्व खत्म। क्या पेड़ पौधों को धूप से अलग किया जा सकता है? अगर धूप से अलग कुछ समय के लिए तो किया जा सकता है, मिट्टी से भी कुछ समय के लिए किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद उसका अस्तित्व खत्म। तो क्या मानव को मिट्टी से अलग किया जा सकता है? मिट्टी से अलग तो किया जा सकता है मानव को, लेकिन मानव को रहना तो पड़ेगा पत्थरों में ही। पत्थर भी तो क्या है, एक भौतिक संसाधन है। यानी कि हमारा घर जो है जिसमें मानव रहता है वह एक अजैविक संसाधन है। क्या घर जीवित है? नहीं ना। तो जैविक और अजैविक दोनों संसाधन है, ये दोनों संसाधन एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। हम प्राणवायु ऑक्सीजन की बगैर जिंदगी गुजार सकते हैं क्या? नहीं, 1 मिनट भी नहीं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से क्या है, अविभाज्य रूप से संबंधित होते हैं।
तथा ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। हमको जरूरत है उनकी और उनको जरूरत है हमकी। इसी तरीके से ये जिंदगी का सफर चलता रहता है। हमारी जरूरत प्रकृति को है, प्रकृति की जरूरत हमारी है, हमको है। इसी तरीके से ये जीवन चलता रहता है। इसी प्रक्रिया में ऊर्जा प्रवाह होता है और खनिज चक्रों को पूरा करने के लिए निरंतर रचनात्मक और कार्यात्मक पारस्परिक अनुक्रियाएं होती रहती है। ये चक्र चलता रहता है। प्रकृति मानव से यानी कि जीव जंतुओं से, जैविक साधनों से कुछ ना कुछ लेती है और उनको कुछ ना कुछ देती रहती है। ये चक्र चलता रहता है। खनिज पदार्थ भी इस चक्र के अंतर्गत शामिल है। इसमें ही ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। इस निरंतर रचनात्मक और कार्यात्मक पारस्परिक अनुक्रियाओं के तंत्र को ही क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ऐसा कहा है ईपी ऑडम महोदय ने। तो पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में ये आज का चैप्टर था। उम्मीद है आपको पारिस्थितिकी तंत्र की सभी परिभाषाएं अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे आपसे कल पारिस्थितिकी तंत्र की कुछ विशेषताओं के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।